हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे मूव करते हैं अपने फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, सो क्या है, अब यहाँ पर मैं उसे किस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्लस फोर्स के साथ रिलेट करने वाली हूँ, वो आपको देख के काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ से फॉलो करते हैं और इसे समझते हैं। सो by Newton's second law of motion, we know force is equals to mass into acceleration। तो हमने अपने पहले फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, सो यहाँ पर the force due to gravitation will be equal to the product of mass and acceleration due to gravity। तो अगर हम अपने इसी केस में बात करें, whenever we are throwing any object towards the earth, तो अगर मैं उसी केस की बात करूं तो क्योंकि वहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है that is due to the gravity, इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, स्मॉल g से। तो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन बनती है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। नाउ अब इसी तरीके से हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इससे पहले ही पढ़ा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लस द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस का हम स्क्वायर लेते थे। ठीक है, सो हमने जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ा है तो ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट में हमने फॉर्मूला, जो हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि जो भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है उनके जो मासेस का प्रोडक्ट हम कर देते हैं प्लस द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर सपोज मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है, इसी को हम इमेजिन करके चलते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है और ये हमारी जो है अर्थ के सरफेस पे आ रही है, तो हम इसे अर्थ का सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, प्लस अगर ये यहाँ पर कहीं हमारे पास अर्थ का सेंटर है, तो ये अर्थ का सेंटर हो गया। तो अब जो मैं ग्रेविटेशन निकाल रहे हैं, जो हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्ट तो हमारा ये वाली बॉल हो गई है और एक ऑब्जेक्ट हो गया है अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन कहाँ रहता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो एक बार हमें ये वाला डिस्टेंस कवर करना है और एक हमारा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, विच इज फ्रॉम दी अर्थ सरफेस टू दी सेंटर ऑफ दी अर्थ। तो अर्थ सरफेस से सेंटर ऑफ दी अर्थ क्या होगा, जल्दी से अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि वो डिस्टेंस को हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही देर में आपको उसका आंसर भी यहाँ पर पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। सो मूविंग हियर, अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच का मुझे टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब अगर हम वापस अपने इस फॉर्मूले पे आते हैं, तो हमारा फॉर्मूला था कि एक बार हमने अपनी बॉल का मास ले लिया, विच इज यहाँ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम ग्रेविटेशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारा m1 हो जाएगा और दूसरा m2। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब एक बार देखते हैं। Now consider a ball having mass m falling towards the earth of mass capital M। तो यहाँ पर जो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स इनके बीच में हम ग्रेविटेशनल पुल को स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने फ्री फॉल को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कौन से ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, एक हमने अपने बॉल का मूवमेंट देखना चाहा है और उस बॉल का जो मास है वो हमारे पास स्मॉल m में इंडिकेट हो रहा है, और जो हमारे अर्थ का मास है उसको हमने काफी, क्योंकि वो बड़ा है बॉल से, इसलिए हमने उसको कैपिटल M से इंडिकेट किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है। किसके बीच का डिस्टेंस है, हमारी जो बॉल है प्लस दी अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो उसको हमने d से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो दोनों ही इक्वेशंस को, एक इक्वेशन हमने जो F इक्वल्स टू mg बनाई थी और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या आने वाला है, mg इज इक्वल्स टू g m इंटू कैपिटल M अपॉन d का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम जो अपने बॉल है उसके मास को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास स्मॉल g का एक नया फॉर्मूला आ गया
यानी कि जो हमारी ग्रेविटेशन थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था वो क्या आ गया है, कैपिटल जी m अपॉन d का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला सामने आ गया है। सो व्हाट इज दिस, एक बार यहाँ पर सब चीजों को देखते हैं। We have g is equals to gravitational constant into mass of the earth upon d का स्क्वायर, और d स्क्वायर यहाँ पर क्या है, the distance between the ball and the center of the earth, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिनोट करता है, कैपिटल G हमारा ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया है, एंड कैपिटल M हमने देखा ही है कि किस तरीके से हमारी बॉल वो कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आ गया। नाउ कंसीडरिंग हेयर d, यानी कि हमारा अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है, हमारे सरफेस से जो सेंटर ऑफ द अर्थ तक का डिस्टेंस है दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यही था हमारा आंसर जो मैंने आपको 2 सेकंड पहले जो मैंने आपसे 2 सेकंड पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किया है कि कौन सा हमारे पास वो डिस्टेंस आने वाला है। तो एक बार यहाँ से देखते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक तो डिस्टेंस हो गया जो बॉल से अर्थ के सरफेस का है, और उसके बाद हमारे अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारा कहलाया जाएगा कैपिटल R, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसको हम स्मॉल r से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है तो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या आती है, सोचने वाली बात ये आती है कि आपका जो बॉल का डिस्टेंस हमारे अर्थ के सरफेस से, यानी कि अगर टेरेस से बॉल को फेंका गया है तो ऊपर से हमारी जमीन जहां पर हमारा बॉल आके रुका है, क्या वो डिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, या फिर अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस, अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए कि अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है विच इज रिप्रेजेंटेड हियर, ये वाला जो डिस्टेंस है, हालांकि वो हमारी पिक्चर में शो होना बहुत मुश्किल, बना लूं वो डिस्टेंस कवर अप नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है, और इसी वजह से हम इस वाले डिस्टेंस को विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी अर्थ रेडियस क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मूविंग ऑन, एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमने चेंजेस करे हैं। तो हमारे पास क्या था कि नाउ अर्थ रेडियस इज वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो रेडियस से मैंने आपको अभी यही समझाया है कि अर्थ के रेडियस काफी बड़ा है सरफेस से हमारे टेरेस तक के डिस्टेंस से, ठीक है। सो देयरफॉर वी विल ओनली कंसीडर द रेडियस ऑफ द एज द डिस्टेंस, ठीक है। तो हम सिर्फ रेडियस को ही डिस्टेंस की तरह मान के चलेंगे, और अपने पहले वाले यानी कि हमारे बॉल के जो टेरेस से जहां से उसे थ्रो किया गया है वहां से अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। So here G is equals to capital G, which is the gravitational constant upon mass of the earth upon r का square, और यहाँ पर हमारा r क्या है, r is the radius of the earth, ठीक है। तो आपको समझ आया किस तरीके से हमारे पूरे फॉर्मूले में हम कहाँ से उसको लेके चले थे और कहाँ तक हमारे फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर एक आपको याद रखने वाला पॉइंट आता है, नाउ value of G is greater at poles than at the equator
since radius of earth increases as poles, तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया है कि जो भी हमारा g का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, उसको भी अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरीके से, अगर सभी फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो हम अपने कैप स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। बट पॉइंट हियर इज कि जो आपका वैल्यू है g का वो थोड़ा सा चेंज होता है। कहाँ पर चेंज होता है? पोल्स की तरफ। व्हाई? बिकॉज इक्वेटर और पोल्स की डायरेक्शन में और उसकी शेप में चेंज आ जाता है। क्यों चेंज आ जाता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं माना जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन में, उसकी जो शेप है उसमें चेंजेस हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वैल्यू ऑफ g है वो पोल्स पे हमेशा हमें ग्रेटर दिखेगा। व्हाई? बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एज पोल्स, ठीक है, तो हमारा जो रेडियस ऑफ मतलब रेडियस है हमारे अर्थ का वो पोल पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू दी इक्वेटर ऑफ दी अर्थ, ठीक है। चलिए, नाउ फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ g। तो अगर हमें g की वैल्यू निकालनी है, वी वेरी वेल नो, हमारे पास फॉर्मूला है, वी ऑल्सो हैव दी वैल्यूज। तो वैल्यूज यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखी जाए विच इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो मास ऑफ द अर्थ है, ये वैल्यूज हमें याद रख सकते हैं, आपको निकालने के लिए नहीं आएंगी, बट इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्मॉल g की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24, यानी कि 6 के अगर मैं 24 जीरोस पुट कर दूं तब जाके हमारे अर्थ का मास आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा अगर अर्थ का रेडियस देखा जाए तो हाउ मच इट इज? 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो ये भी आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेडियस उसका काफी ज्यादा है, ठीक है। सो देयरफॉर जो इस फॉर्मूले में पुट करके हमारी जो g की वैल्यू आई है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये g क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया जाता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपको कई बार क्वेश्चंस में गिवन होगी, नहीं तो कई प्लेसेस पे आपको ये दे दिया जाएगा क्वेश्चंस में ही कि आप g की वैल्यू को राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। बट हियर आपको g की वैल्यू जो है कई बार याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पे आपसे पूछ भी सकते हैं, प्लस अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है सो यू विल ऑल्सो। सो यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है, हमने समझ लिया कि किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सब चीजें हम फ्री फॉल में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इस वैल्यू को कैसे निकालना है, याद रखना है, क्वेश्चंस का क्या रोल है, हमें समझ आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी अराइज होता है, और वो क्या है ये देखते हैं। मास ऑफ द बॉल इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि हमने बॉल के मास को कैंसिल आउट कर दिया और उसे नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि उसे कंसीडर नहीं किया गया है। तो क्या ये हर केस में पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू नेग्लेक्ट द मास ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हेवी और लाइट? तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कितना भी भारी हो, कितना भी लाइट हो, क्या हमेशा हमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा? सो क्या ये पॉसिबल है? सो यस, इट इज पॉसिबल। एंड हाउ? Because Galileo proved this point by dropping different objects from Leaning Tower of Pisa in Italy and observed the rate of falling of different objects. तो यहाँ पर कैसे हम बोल सकते हैं कि नेग्लेक्ट करना या फिर मास को कंसीडर ना करना एक सोल्यूशन है। Why? Because Galileo ने इसी पॉइंट को प्रूव किया है, किस तरीके से? जो लीनिंग टावर है इटली में, लीनिंग टावर ऑफ पिसा, उसको उससे ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करके देखा, और यहाँ पर उनका जो डिफरेंट रेट था, उनके डिफरेंट रेट को कंक्लूड किया गया, ऑब्जर्व किया गया। सो यहाँ पर उनसे क्या कंक्लूजन आता है? द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। तो उन्होंने जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को फॉल करके देखा तो उनको ये समझ आया कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले, चाहे कितना भी वेराइटी हो,
बट एवरी टाइम व्हेन वी आर थ्रोइंग दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। तो उनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जितना भी फर्क आ रहा है, एक्सेलरेशन जितना भी वो ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें उनके मास का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इस तरीके यहाँ पर मैं आपको एक कंट्रास्टिंग सा एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर सपोज आप अगेन अपने टेरेस से अगर एक बॉल को फेंक रहे हैं, लेकिन और साथ ही आप किसी पेपर को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, सो क्या उनमें भी उनके मासेस का कोई रोल नहीं है? और अगर मासेस का रोल नहीं है तो क्या रीजन है कि जिस वजह से वो अलग अलग टाइमिंग्स पे नीचे फॉल करेंगे? ठीक है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द आंसर। ठीक है, सो अप टिल देन कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग, बाय।